ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है, तो आप इस एपिसोड में कहीं पे भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हंजू कैमरे के सामने बैठकर अपने बारे में सारी बातें लोगों को बताने लगती है। वो बताती है कि वही पीली है और वो और ली एक दूसरे से अपने अपकमिंग एल्बम की वजह से मिले थे, और जैसा रिपोर्टर उनके बारे में बता रहे हैं उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ली की इस वीडियो को उसके आसपास के लोग देखते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। एंड जो बाकी लोग होते हैं जैसे कि पीली के सब्सक्राइबर एंड ली के फॉलोअर्स, वो इनके बारे में बातें करते हैं, जिनमें से काफी सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि ये दोनों लवर्स नहीं है बल्कि ये दोनों इनेमीज हैं। लोगों के ऐसे कमेंट पढ़ने के बाद हंजू अपने आप से कहती है कि हंजू तुमने ये रास्ता चुनकर बहुत ही अच्छा किया। तभी ली हंजू के पास कॉल करता है और ये दोनों रिवर के पास मिलते हैं। यहाँ पे आने के बाद ली हंजू से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो हंजू उसे कहती है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें हर सिचुएशन में सपोर्ट करूंगी और इस टाइम भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और इसमें मैं ये भी चाहती हूँ कि हम अपने रिलेशन को यहीं पे खत्म कर दें और यही हम दोनों के लिए सही होगा। ली हंजू से कहता है कि तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कह रही हो, तो हंजू उसे कहती है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक तुम अपनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक बोझ जैसी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अलग हो जाएं। और ये भी बात तो सच ही है ना कि हम दोनों एल्बम की वजह से ही एक दूसरे से मिले थे, और इसमें अच्छा यही होगा कि हम दोनों अपने अपने लाइफ में वापस चले जाएं। हंजू की ऐसी बातें सुनकर ली गुस्सा हो जाता है और कार से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे हंजू भी जाती है और फिर ली उससे कहता है कि क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम अपने लाइफ के प्रॉब्लम से अब नहीं भागोगी, तुम उसका सामना करोगी, फिर तुम इस प्रॉब्लम से गिव अप क्यों कर रही हो। तो हंजू कहती है कि जो तुमने सपने देखे हैं वो सपने मेरी वजह से टूट रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे सपनों के बीच में आऊँ। तो ली कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि मेरे सपने में तुम भी शामिल थी, तुम बस कुछ टाइम तक वेट करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लूंगा। सीन कट होता है और इसके बाद हम जिन को उसके घर पे देखते हैं। यहाँ पे उसके पेरेंट्स नाश्ता कर रहे होते हैं बट ये फोन चला रही होती है। तभी उसके पास हंजू की वीडियो सजेस्ट होती है जिसमें वो अपने बारे में बता रही होती है। जैसे ही जैंग इसको सुनती है वो सरप्राइज हो जाती है और फोन को छुपाने लगती है। तभी उसकी मॉम की नजर उस पे पड़ती है और उसका वो फोन चेक करने लगती है, जिसमें उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसलिए वो हंजू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उसके घर पे जाती हैं। वहाँ पे जाकर उसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को देखती हैं और कहती हैं कि तुम तो अपने परिवार को धोखा दे रही हो। तुम्हारी मॉम के चले जाने के बाद तुम्हारे डैड ने इतना रिस्क लेकर तुम्हें अच्छे से पाला पोसा, बट तुमने उनके साथ क्या किया। तुम यहाँ से जल्दी जाओ और जाकर अपने डैड से मिलो। अब हम हंजू को उसके घर पे जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो रास्ते में अपने बारे में सोच रही होती है। यहाँ पे हम हंजू की चाइल्डहुड को देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम एंड डैड एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हंजू की मॉम उसके डैड से कह रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पे ये कहकर लाया था कि यहाँ पे मुझे बस 1 साल तक रहना होगा, और जैसे ही हंजू 1 साल की होगी तब हम उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सियोल वापस चले जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद मैं फिर से गाना स्टार्ट कर दूंगी, बट मैं अभी भी यहीं पे हूँ। मैंने तुम्हारे उन बातों पे विश्वास किया था, लेकिन देखो मैं अभी भी यहीं पे हूँ और हंजू 9 सालों की हो गई है। तुम्हारे लिए ये तुम्हारा होम टाउन बहुत ही अच्छी जगह होगी, बट मेरे लिए ये जगह जहन्नम जैसी है। इन दोनों की लड़ाई हंजू भी देख रही होती है, और जब रात को वो सो रही होती है तब हंजू की मॉम उससे मिलकर वापस चली जाती है सियोल। हंजू की मॉम के चले जाने के बाद हंजू के डैड अकेले ही हंजू की देखभाल करते हैं, और ऐसे ही ये समय धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बट एक दिन जब हंजू क्लास एंड होने के बाद एक पेड़ के पास बैठी थी, तब उसकी आंट उसके पास कॉल करती है, और जब वो फोन को रिसीव करती है तब वो भागते हुए आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हंजू की मॉम की डेथ हो गई होती है, और उसकी आंट जो होती है वो एक लेडी से बात कर रही होती है कि इसने अपने बच्चे के साथ बहुत ही गलत किया था, छोटी ही उम्र में इसे छोड़कर भाग गई थी अपने सपनों की तरफ, इसीलिए इसे इतनी कम उम्र में मर जाना पड़ा। हंजू को उन सारे लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती है और हंजू अपने मॉम के लिए बहुत ही रोती है, और जब वो अपने घर आती है तब वो अपने मॉम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देख रही होती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पे हंजू अपने डैड से मिलती है और ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं। काफी समय तक जब हंजू के डैड उससे बातें नहीं करते हैं, तब हंजू अपने डैड से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात कहना है। मैंने आपसे ये बात छुपाई है कि मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ मॉम की तरह। तो हंजू के डैड कहते हैं कि मुझे ये बात पता है, मैंने ये बातें न्यूज में देख ली है। तो हंजू कहती है कि क्या आप मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे और मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे कि इसके पीछे क्या सच था। तो हंजू के डैड कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई रीजंस होंगे, इसलिए तुमने ऐसा किया होगा। तुम आने के बाद थक गई होगी, इसलिए जाओ और रेस्ट करो। और इतना कह के वो जाने लगते हैं। तभी हंजू कहती है कि डैड क्या आपको पता है कि मैंने आपको कभी क्यों नहीं बताया कि मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ? क्योंकि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते मॉम की तरह। मॉम हमेशा रोती रहती थी और आप उन्हें इग्नोर करके चले जाते थे। मॉम की पूरी फैमिली आप थे, बट आपके पास ग्रैंडमा थी, आंट थी, बट आप फिर भी उन पे ध्यान नहीं देते थे। मॉम ने मेरे लिए अपना सपना छोड़ दिया और यहाँ पे 9 सालों तक रही, बट फिर भी आपने उन्हें इग्नोर किया और उन्हें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया, इसलिए मॉम के सपने टूट गए। आप मुझसे तो मॉम को दूर कर सकते हो, बट उनके जो सपने हैं उससे मुझसे दूर नहीं कर सकते हो। हंजू के डैड हंजू को
को सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मैं एक इनकम्प्लीट फादर हूँ, और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हंजू वहाँ पे बैठकर बहुत ही रोती है। सीन कट होता है और उसके बाद हम हंजू को देखते हैं जो कि ली के ऑफिस में जाती है और वहाँ पे जाने के बाद मैनेजर से बात करती है। मैनेजर उसे देख के कहते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया। यहाँ पे ये लोग इन दोनों को बताते हैं कि इस समय तुम्हारे रिलेशनशिप को हमने हैंडल कर लिया है और इस सिचुएशन में यह अच्छा नहीं होगा कि तुम दोनों साथ में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करो। हमने तुम्हारे सॉन्ग में कुछ चेंजेस कर दिए हैं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, और तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये बात ली को पसंद नहीं आती है और वह कहता है कि मेरा जिस तरीके के सॉन्ग है मैं उसी तरीके से अपलोड करना चाहता हूँ। बट मैनेजर उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। तब हंजू कहती है कि जैसा आप सब चाहते हो हम सब वैसा ही करेंगे। ली को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए वो बाहर आकर हंजू से बात करता है और कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो। तो हंजू कहती है कि इसके अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ली कहता है कि तुम जानती हो ना कि इस सॉन्ग में हमने कितना मेहनत किया है और इस सॉन्ग को हमने कैसे बनाया है। अगर इस तरीके से हम इस सॉन्ग को रिलीज करते हैं तो एक तरीके से ये हमारा सॉन्ग तो बेकार ही हो जाएगा। क्या तुम सच में हमारे इस सॉन्ग को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होते देखना चाहती हो। तो हंजू कहती है कि तुम क्या चाहते हो, इस सिचुएशन से हम बाहर ना आए। अगर हम इस सिचुएशन को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं करते हैं तो ये टाइम टू टाइम बढ़ते ही जाएगा, और अगर सारी सिचुएशन इस सॉन्ग से ठीक हो जा रही हैं तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है कि इस सॉन्ग में हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो ली कहता है कि मैं इस सॉन्ग के साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो हंजू कहती है कि अब तुम मुझे तभी कांटेक्ट करना जब तुम रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो जाओ। अब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात करने के बाद दोनों ही अपसेट होते हैं। तभी दोनों के दरवाजे पे नॉक होती है। यहाँ पे ली के घर पे मैकचुन आया होता है, वहीं पे हंजू के घर पे उसकी कजन जिंगजेंग आई रहती है। ली मैकचुन से पूछता है कि इतनी रात को कंपनी का एक एम्प्लॉय मेरे घर पे आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। तो मैकजून कहता है कि मैंने कंपनी में अपना रिजाइन दे दिया। ये सुनकर ली कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैकजून कहता है कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पे नॉर्मली काम ही होता है। फिर ली पूछता है कि अगर तुम यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर के तौर पे नहीं आए हो तो फिर यहाँ पे तुम किस लिए आए हो। तो मैकजून ली से कहता है कि तुम हंजू को जाने दो, मैं कोरिया सिर्फ और सिर्फ हंजू की वजह से ही आया था। मेरे सभी गोल्स में से सबसे बड़ा यही है कि मैं हंजू के साथ रहूं। मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर चले जाओ। अब यहाँ पे फिर से ये दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे से हंजू के लिए लड़ने लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। जेन हंजू से कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम सेफ और हेल्दी हो, मुझे तो लगा था कि तुम घर के किसी कोने में बैठ के रो रही होगी। तो हंजू कहती है कि तुम क्या चाहती हो, मैं इसमें बैठकर रोऊं। तो जिंगजेंग कहती है कि तुम इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। तुम्हारी क्लास का जो कुई है वो मुझसे कल मिलने आया था और जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारे बारे में कुछ पता लगा रहा है, और ये भी पता चल रहा था कि जैसे कि उसे पता है कि तुम म्यूजिक प्ले करती हो। ये सुनकर हंजू उसके बारे में सोचने लगती है और कहती है कि वो मुझसे कुछ पूछ भी रहा था। इसके बाद जैन कहती है कि उसने तुम्हारे बारे में ये भी पूछा था कि तुम कहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हो। फिर हंजू जैन से कहती है कि तुम उस पर सिर्फ शक कर रही हो बट तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जैन कहती है कि हाँ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद हंजू, उसकी कजन और उसकी फ्रेंड तीनों मिलकर इस बात का पता लगाते हैं। अब यहाँ पे कॉफी शॉप के अंदर जैन कई को अपने बातों में फंसाती है और इससे बातें निकलवाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ हंजू और उसकी फ्रेंड इस पे नजर रखते हैं, साथ ही उसकी वीडियो भी बना रहे होते हैं। जैन धीरे धीरे करके कुई से सारी बातें निकलवा रही होती है, तभी पीछे से हंजू और उसकी फ्रेंड आती हैं और खड़ी हो जाती हैं। उसे देखकर कुई घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये तीनों गर्ल्स मिलकर इसे रोकने की कोशिश करती हैं, बट कुई हंजू के बाल को पकड़ लेता है और इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। कुई यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, बट ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती हैं और इसे बहुत ही पीटती हैं। इसे अच्छे से पीटने के बाद इसे चेयर पे बैठा देती हैं। उसके बाद कुई इनसे पूछता है कि तुम सब मुझसे क्या चाहती हो। तो हंजू कहती है कि तुमने अब तक जितने भी वीडियो को अपलोड किया है उन सारे वीडियो को डिलीट कर दो। सिर्फ मेरे ही वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं जिनसे लोगों की तकलीफ होती है उन सारे वीडियो को डिलीट कर दो। ये सुनकर कुई कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हंजू कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा रियल फेस सबके सामने ला दूंगी, और उसके बाद लोग तुम्हारे साथ क्या कहेंगे ये तो तुम मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि तुम उन सारे वीडियोस को डिलीट कर दो और सबसे माफी मांग लो। इसके बाद कोई कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो हंजू कहती है कि मैं इस समय तुम पे इतना ज्यादा गुस्सा हूँ ना, तो तुम अगर माफी नहीं मांगोगे तब मेरा मूड खराब हो जाएगा और उस समय मैं तुम्हें सीधे ही दफना देना चाहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़का कोई अपने चैनल पे सामने आता है और सब लोगों से माफी मांगता है। इसको इस तरीके से देखकर हंजू बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ बातें करने लगती है। इन दोनों को इस तरीके से खुश देखकर जैन भी खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हंजू उसे थैंक्स कहती है और उसके बाद जैन यहाँ से चली जाती है। जैन के जाने के बाद यहाँ पे ली आता है और इसके बाद ये और हंजू आपस में बातें करते हैं। ली कहता है कि क्या हम फिर से अब एल्बम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हंजू कहती
कहती है कि अभी नहीं, हमें कुछ टाइम तक रुकना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स जो खत्म हुई थी वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम ली को मैनेजर के पास देखते हैं। मैनेजर ली को देखकर पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी भी एल्बम के बारे में बात करने के लिए आए हो? तो ली कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है और मुझे ये कर लेना चाहिए। मैनेजर ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ये पीली की वजह से कर रहे हो? तुमने 5 साल ट्रेनिंग की, 7 साल के बाद डेब्यू की और 12 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में रहे। तुमने आज तक इन सारी चीजों को पाने के लिए इतना सारा मेहनत किया और बस तुम एक लड़की के लिए इन सारी चीजों को छोड़ देना चाहते हो? तो ली कहता है कि नहीं, ये सारी चीजें मैं उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करना चाहता हूँ। मैं डेब्यू करना चाहता था, ये मेरा एक सपना था जो कि एक भी बार चेंज नहीं हुआ, बट अब मेरे पास एक नया सपना है और मेरे इसी सपने की वजह से लोगों को परेशानी भी होती है। मुझे पता है कि मेरा ये सपना मिलकर कभी भी पूरा नहीं होगा, बट मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। और आप तो जानते हो ना कि जिस काम को मैं करना चाहता हूँ मैं उसे पूरा करके ही रहता हूँ। मैनेजर ली की बातों को सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, बट उसके लिए वो पॉजिटिव भी होते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम जैसे कई सारे लोगों को देखा है, समय हवा की तरह चलता है और तुम्हें पछतावा होगा कि तुम यहाँ से चले गए। मुझे तुम्हारा करियर डूबता हुआ नजर आ रहा है। ली कहता है कि मुझे पता है कि मेरा सफर बहुत ही मुश्किल होगा, आपने अब तक मुझे जितना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक्स। और इतना कह के ली यहाँ से चला जाता है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ली हंजू के पास कॉल करता है, बट जैसे ही हंजू कॉल को रिसीव करने वाली होती है उसके डोर पर नॉक होती है। बाहर निकल के जब वो देखती है तब वो उसकी आंट होती है। आंट इस समय बहुत ही ज्यादा घबराई होती है और इसके बाद हंजू यहाँ से भागते हुए हॉस्पिटल में जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हंजू के डैड की एक्सीडेंट हो गई थी। जब हंजू अपने डैड से पूछती है कि आपकी एक्सीडेंट कैसी हुई, तो हंजू के डैड उसे बताते हैं कि जब मैं डिलीवरी करने के लिए गया था तब मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हंजू अपने डैड से पूछती है कि आप पार्ट टाइम जॉब किस लिए कर रहे हो, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, तुम हमेशा तो अपनी बहन के घर पे नहीं रह सकती हो ना, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। हंजू पूछती है कि आप सडनली ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और आपको पैसे किस लिए चाहिए, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर खरीदना चाहता हूँ और सियोल में घर तो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। हंजू अपनी डैड की बातों को सुनने के बाद इमोशनल हो जाती है और फिर अपने डैड से कहती है कि आप क्या चाहते हो कि आपकी वजह से मैं गुस्से से मर जाऊं? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं सच में अकेली पड़ जाती। अब हम ली को देखते हैं। इसे मैसेज मिल गया होता है कि हंजू की डैड की एक्सीडेंट हुई है, इसलिए हंजू अब उसे नहीं मिल सकती। इधर हम हंजू को देखते हैं जिसके दिमाग में इस समय काफी सारे सवाल गूंज रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कहानी 2 मंथ आगे दिखाई जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैकचुन सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहा होता है और ली सॉन्ग को गा रहा होता है और मैकचुन बार बार ली से कहता है कि तुम अच्छे तरीके से गाओ, तुम्हारा गाना बीट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तभी ली का असिस्टेंट बीच में आता है और कहता है कि ली क्या तुम्हें पानी चाहिए? इसलिए ली बाहर आता है और मैकचुन से कहता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो मैकचुन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करने में कितना टाइम वेस्ट कर दिया है? अगर तुम इस सॉन्ग को अच्छी तरीके से गा नहीं सकते हो तो प्लीज इस सॉन्ग को तुम कैंसिल कर दो। तो ली मुस्कुराते हुए मैकचुन से कहता है कि मैं आज ही इस सॉन्ग को कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैकचुन यहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद असिस्टेंट कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैकचुन इतना ज्यादा गुस्सा करता है। तो ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे यहाँ पे लाया भी तो तुम ही ने था। अब कहानी फिर से हमें 2 मंथ पीछे दिखाई जाती है। यहाँ पे हम ली और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। ली का असिस्टेंट उससे कहता है कि क्या तुम सच में कंपनी को छोड़ रहे हो? तो ली कहता है कि हाँ मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ली की बात सुनकर उसका असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रोने भी लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। हमने कंपनी में एक साथ एंट्री की थी और जब हम एक साथ आए थे तो हमने फैसला किया था कि हम हमेशा एक साथ ही काम करेंगे, तो तुम अचानक से ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? मैं भी उस कंपनी को छोड़ दूंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब हम मैकचुन को देखते हैं। मैकचुन भी अपने जॉब को छोड़कर बाहर आ रहा होता है और जैसे ही वो कंपनी से बाहर आता है उसके सामने ली का असिस्टेंट आ जाता है और इसके बाद वो उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है। वो मैकचुन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक कंपनी बनाना चाहते हो। तो मैकचुन कहता है कि हाँ ये बात सच है। उसके बाद असिस्टेंट उससे फिर से कहता है कि हम भी एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ काम करो। पहले तो मैकचुन मना करता है कि वो इनके साथ काम नहीं करेगा, बट फिर वो इनके साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। अब हम हंजू को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ अपने होम टाउन में रह रही होती है। यहाँ पे उसके डैड ने आज पट्टी खोल दी होती है तो वो अपने डैड से पूछती है कि डैड आपने इसे इतनी जल्दी क्यों खोल दी? हंजू के डैड उसे कहता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ और उसके बाद वो हंजू को अपने साथ एक जगह पे बात करने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पे वो हंजू को उसकी मॉम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम का एक फैन हुआ करता था। वो जो परफॉर्म करती थी तब मैं उसके गानों में खो सा जाता था। फिर मैंने एक दिन एक बड़ा सा बुके रेडी किया और उसके पास लेकर गया। मैंने उस बुके को तुम्हारी मॉम को दिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस प्लेस बनाऊंगा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस वक्त तुम्हारी मॉम की एज 22 थी और वो गाना नहीं गा सकती थी, जो कि वो गाना गाना चाहती थी, इसलिए वो
उस टाइम वहाँ से भाग गई। उसी वक्त मैंने उसे खो दिया और मैं एक बुरा हस्बैंड बन गया, बट इस समय मैं एक बुरा फादर नहीं बनना चाहता हूँ। इसके बाद हंजू के डैड उसे अपनी मॉम की फोटो को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। तुम्हारी मॉम हैंग डे से पहले एक ब्लैक कैट नाम के स्टेज पे परफॉर्म करती थी। मुझे नहीं पता कि अब वो जगह है या फिर नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि हंजू जो तुम्हारा दिल चाहे वही तुम करो। तुम्हारी दुनिया म्यूजिक से है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। तुम उस बर्ड को देख रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसी की तरह अपने पंखों को फैलाओ और हवा में उड़ जाओ। इसके बाद हम हंजू को सियोल आते हुए देखते हैं। रास्ते भर वो अपनी मॉम की फोटो को ही देखती है। सियोल आने के बाद वो बियर शॉप पे जाती है और यहाँ पे वो अपनी मॉम की फोटो को निकाल कर इस जगह से मैच करती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जिस शॉप के बारे में उसके डैड बात कर रहे थे ये शॉप वही है और अभी तक ये जगह है और यहाँ पे हंजू काम कर रही है। इस जगह को देखने के बाद हंजू इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को इमेजिन करने लगती है। वो देखती है कि उसकी मॉम उसके सामने सॉन्ग गा रही है। इसके बाद वो अपने रूम में आती है और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हंजू अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए कहीं पे जा रही होती है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या तुम सच में ग्रेजुएशन सेरेमनी पे नहीं आओगी? तो हंजू कहती है कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद हंजू किसी के घर पे जाती है और वहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस पहले से होते हैं। वहाँ पे ये भी अपना बॉक्स रखकर चली आती है। अब हंजू के ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि ली कहीं पे जा रहा होता है। तभी वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आज का दिन क्या है जो ऐसे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि आज तो ग्रेजुएशन डे है, इसलिए ये सारे लोग इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। फिर ली सोचता है कि आज हंजू भी ग्रेजुएट हो गई होगी। इसके बाद ये दोनों अपने घर पे जाते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट के हाथ में काफी सारे बॉक्सेस होते हैं और वो बॉक्सेस को लाकर घर में रख देता है। फिर वो ली से कहता है कि ये दोनों बॉक्स मुझे अजीब लग रहे हैं। जब ली उन बॉक्स को ओपन करके देखता है तब वो देखता है कि उसमें हंजू और उसकी डायरी है। मतलब कि कुछ टाइम पहले हंजू जिस घर के सामने बॉक्स रख के गई थी वो ली का ही घर था। इसके बाद हम हंजू को कॉलेज में देखते हैं। ये सारे लोगों को देख रही होती है। यहाँ पे सारे लोग अपने ग्रेजुएशन की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फोटो ले रहे होते हैं। हंजू इन सारे लोगों को देखकर स्माइल करती है और आगे बढ़ती है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। वो ली होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ली को यहाँ पे ऐसे देखकर हंजू भी स्माइल करने लगती है। उसके बाद ली उसके पास आता है और कहता है कि हेलो, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हंजू और ली एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। अब हमें पीछे की कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि हंजू ने अपने घर को बदल दिया है और ली ने उसके लिए एक प्यारी सी गिटार खरीदी है। अब फिर से हम ली और हंजू को देखते हैं जो कि उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे हंजू ली से कहती है कि अब तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूं। ये सुनकर ली कहता है कि मुझे तुम क्या देना चाहती हो? ये सुनकर हंजू ली को किस करती है और इसके बाद कहती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। इसके बाद ली कहता है कि ये गिफ्ट थोड़ा छोटा नहीं था। उसके बाद ये दोनों स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद हम ली, हंजू, मैकचुन और ली के असिस्टेंट को देखते हैं। यहाँ पे हंजू अपने और ली के एल्बम को अपलोड करती है और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट आप कौन सा ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहते हो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहें।